वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्या कर रहे हैं, इवोल्यूशन। ठीक है, 7 चैप्टर जो है क्लास 12th का वो हम कर रहे थे। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या बताया था, इवोल्यूशन के टाइप्स बताए थे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। थर्ड टाइप क्या था, पैरेलल इवोल्यूशन। तो अब हम पैरेलल इवोल्यूशन को डिस्कस करते हैं डिटेल में। ठीक है, हाँ जी। तो पैरेलल इवोल्यूशन होता क्या है? तो पैरेलल इवोल्यूशन ऑकर्स व्हेन द इंडिपेंडेंट स्पीसीज एक्वायर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स विल इवॉल्विंग टुगेदर एट द सेम टाइम इन द सेम इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल, दो बच्चे हैं क्लास में, एक फ्रंट बेंच पे बैठता है, एक बैक बेंच पे बैठता है। इसके पापा कोई अलग है, इसके पापा कोई अलग है। ठीक है, दोनों के 95 मार्क्स आ गए हैं, किसमें, इंग्लिश में, दोनों टॉप कर दिए। ठीक है, तो क्या होगा, उनका सिमिलैरिटीज़ हो गया। ठीक है, सिमिलैरिटीज़ हो गया, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल से पैदा हुए हैं लेकिन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं, तो ये पैरेलल इवोल्यूशन के अंदर आएगा। ठीक, सिर्फ एग्जांपल है, ठीक है, सीरियसली मत लेना। तो पैरेलल इवोल्यूशन इज सिमिलर टू द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। फॉर एग्जांपल, एडेप्टिव रेडिएशन जो है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से सिमिलर था, वैसे पैरेलल इवोल्यूशन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से सिमिलर है। तो पैरेलल इवोल्यूशन सिमिलर टू द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इन दैट सिमिलर एडेप्टेशंस अराइज इन डिफरेंट स्पीसीज। ओके, द मेन डिफरेंस दोनों में क्या है, इज दैट पैरेलल इवोल्यूशन जो है वो उस स्पेसिस में, दो स्पेसिस में आता है जो कि रिलेटिवली रिसेंट कॉमन एंसेस्टर्स शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये पप्पा, इसका बच्चा, दोनों में सिमिलरिटीज़ दिख गई। लेकिन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है पता है, ये दो एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, उससे फिर से कोई कम्युनिटी बनी, उसके बाद फिर बहुत दूर जाने के बाद, बहुत लंबा इवोल्यूशन होने के बाद कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शो होते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में। पैरेलल इवोल्यूशन में बहुत जल्दी दिख जाता है। ठीक, बोथ द ऑर्गेनिजम्स पैरेलली इवॉल्व। एग्जाम्पल क्या है इसका, प्लेसेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल इवोल्यूशन, इवॉल्व पैरेलली। एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है, ठीक है, उससे आपको आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम अदर इम्पोर्टेंट नोट्स देख लेते हैं जो कि नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो नेचुरल सिलेक्शन और एडेप्टिव रेडिएशन, ये दो चीज़ें हम अदर इम्पोर्टेंट नोट में देखेंगे। तो पहला नेचुरल सिलेक्शन देख लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच पॉपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एडेप्ट एंड चेंज। ठीक है, अपने आप को एडेप्ट करते हैं और चेंज करते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक, इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन आर नेचुरली वेरिएबल, है ना, मीनिंग दैट दे आर ऑल डिफरेंट इन some ways. This variations means that the some individual have traits या character better suited to the environment than others. For example, सुनो, ध्यान से सुनो, एक इंसान बहुत ताकतवर है, एक बहुत कमज़ोर है। ठीक है, एक थोड़ा भी खाता है तो भाई इसको शरीर पे लग जाता है, एक बहुत खाता है फिर भी इसको शरीर में नहीं लगता तो जल्दी बीमार पड़ता है, जल्दी मर गया। लेकिन ये इवॉल्व कर गया, बहुत देर तक ज़िंदा रहा और रिप्रोड्यूस किया, और इसके बच्चे भी वैसे ही पैदा हुए और वो भी अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। तो इसकी कम्युनिटी ख़त्म हो गई लेकिन इसकी जनरेशन चली जा रही है। तो ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है। क्लियर समझ आया? जो ज़्यादा ताकतवर होगा, वो अच्छे तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा और अपनी कम्युनिटी को बेटर बनाएगा, उसी को हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल है, कुछ ज़्यादा ही छोटा दिख रहा है आपको। ठीक है, तो मॉथ जो कि बिस्टन बैक्टीरिया होता है इसका स्पीसीज़, तो मॉथ होता है, उसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल है नेचुरल सिलेक्शन का। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई थी, वाइट विंग्ड मॉथ, यानी कि जिसके विंग्स जो थे वाइट थे, वो मॉथ का पॉपुलेशन ज़्यादा था, डार्क विंग्ड मॉथ थे। क्यों? क्योंकि जो पेड़ वेट थे, है ना, वो काले नहीं हुए थे इंडस्ट्रीज़ के धुएं की वजह से। ठीक है, वो क्लियर थे, बार्क वगैरह क्लियर था, तो वाइट वाले जो है वो ठीक रहते थे उसमें। ठीक है, लेकिन डार्क वाले एकदम क्लियर दिख जाते थे। ठीक, तो उसकी वजह से क्या है, वो प्रेडेटर्स उनको मतलब कि खा लेते थे। ठीक, बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन बार्क ऑफ ट्रीज गेट डार्कर। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो धुएं की वजह से या फिर पॉल्यूशन की वजह से जो ट्री का बार्क है ना, वो डार्क होते गया, काला होते गया, जिसके कारण जो ब्लैक कलर, डार्क कलर के जो विंग थे मौत के, वो वाले मौत जो है वो कैमोफ्लेज शो किए, यानी कि जो बैकग्राउंड है उसमें अपने आप को ढाल दिए, अडेप्ट कर दिए, जिसके कारण वो छुप जाते थे और वाइट वाले एकदम क्लियरली दिख जाते थे। अब सपोज़ करो एक वाइट बोर्ड है, उसमें मैंने ब्लैक कलर का मार्क बनाया, तो आपको वाइट बोर्ड में छोटे छोटे वाइट चौक के धब्बे दिखेंगे या ब्लैक वाला दिखेगा? ब्लैक वाला दिखेगा ना, तो आप सबसे पहले इसको मिटाओगे। तो वैसे ही कोई मॉथ है, वो ब्लैक कलर का विंग है उसका, लेकिन ये पूरा ब्लैक बोर्ड है तो वो नहीं दिखेगा, लेकिन वाइट कलर का चौक कैसे मैंने धब्बा बना दिया, छोटा छोटा, तो आपको ये पहले दिखेगा। ठीक है, तो उसी को पिक करोगे और उसी को पहले मिटा दोगे। ठीक है, तो ऐसे ही डार्क कलर के विंग्स वाले मौत अब बच गया, ज़्यादा पॉपुलेशन में हो गया, वाइट वाले को किसने क्या किया, खा लिया, किसने,
प्रेडेटर बर्ड्स ने, ठीक है, किल कर दिया। इस वजह से डार्क कलर के मौत का पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गया और वाइट कलर की मौत का, ठीक है जी, क्लियर है। तो डार्क वाले का पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ, वाइट वाले का कम हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसे नेचुरल सिलेक्शन का आप एग्जांपल मान सकते हो, क्योंकि जो ज़्यादा देर तक अपने आप को बचा पाया वो क्या अपने पॉपुलेशन को बचा पाया और फिर रिप्रोड्यूस किया और उसका पॉपुलेशन बढ़ गया, तो उसे हम नेचुरल सिलेक्शन कहेंगे। और जो रेसेसिव हो जाएगा, है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डार्क मॉथ पॉपुलेशन सर्वाइव किया, इंक्रीज़ किया अपने पॉपुलेशन को, है ना, नंबर को। दिस इज़ कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। यानी जो ज़्यादा पोटेंशियल है जिसके अंदर वो रिप्रोड्यूस करेगा, अपने आप को बेटर बनाएगा और अपने इन्वायरमेंट में राज करेगा, अपना पॉपुलेशन नंबर इंक्रीज़ करेगा। इसी को नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। अब डार्विन के अकॉर्डिंग नेचुरल सिलेक्शन क्या है वो देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन, नेचुरल सिलेक्शन इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन और ऑर्गेनिज्म that are more adapted to their environment are more likely to survive, है ना। जो ज़्यादा अपने इन्वायरमेंट में अडेप्ट है वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव करेंगे एंड पास ऑन देयर जीन्स दैट एडेड देयर सक्सेस। द प्रोसेस causes species to change and diverge on over time। यानी कि जो जो इन्वायरमेंट में अपने आप को मोर अडेप्ट कर चुके हैं वो अपने जीन्स को, सर्वाइव करने वाले जीन्स को ट्रांसफ़र करेंगे अपने जनरेशन्स टू जनरेशन, जिसके कारण वो जो चेंजेस हैं, म्यूटेशंस आते जाएंगे और उनके जो स्पीसीज़ हैं या फिर जनरेशन है वो सर्वाइव करती जाएगी। इसी को हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, ठीक। अब कुछ नोट्स हैं, छोटे छोटे नोट्स हैं जो कि नीट में आ सकते हैं, इसलिए आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है। तो पहला नोट है, इंपॉर्टेंट है, ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। यानी कि ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन जो है दो की कॉन्सेप्ट है डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रांचिंग डिसेंट क्या होता है इसको समझा है। तो इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इवॉल्विंग अ न्यू स्पीसीज फ्रॉम सिंगल कॉमन एंसेस्टर। यानी कि सिंगल कॉमन एंसेस्टर से न्यू स्पीसीज बनता है, ठीक है, उसी को हम ब्रांचिंग डिसेंट कहते हैं। सपोज करो एक कॉमन एंसेस्टर्स है ना, उससे एक एलिफेंट बना और एक मैमथ बना, दो स्पीसीज बन गए, तो इसे हम बोलेंगे ब्रांचिंग डिसेंट, ठीक है। सेकंड क्या है, एडेप्टिव रेडिएशन। नेचुरल सिलेक्शन खत्म, अब एडेप्टिव रेडिएशन देखते हैं। इट इज़ द इवोल्यूशनरी प्रोसेस बाय विच मैनी स्पीसीज ओरिजिनेट फ्रॉम वन स्पीसीज इन एन एरिया, रेडिएट, ट्रांसफॉर्म इनटू द डिफरेंट स्पीसीज। यानी कि ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिससे कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म स्पीसीज एक स्पीसीज से ओरिजिनेट होते हैं, यानी कि एक स्पीसीज से ओरिजिनेट होते हैं, इसे डाइवर्जन कहते हैं, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म होते हैं डिफरेंट स्पीसीज में, ठीक है। यानी कि बताया था ना, एक पप्पा है, उसका एक काला बच्चा, एक गोरा बच्चा जो कि बना है अफ्रीका और एक ऑस्ट्रेलिया, समझ रहे हो। दिस फिनोमिनन ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द डार्विन विच वैन ही ट्रेवल टू द प्लेस कॉल्ड गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड में उसने ट्रैवल किया तो उसने फिंचेस को देखा जिसमें जो बीक्स थे उनके, है ना, कि जो होते हैं उनके जो चोंच होते हैं उनमें डिफरेंस दिखाई दिया, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं, ठीक है। तो उनमें वेरिएशन दिखाई दिए क्यों, क्योंकि एडेप्टिव रेडिएशन उसमें दिखाई दिया। किसको किसको डार्विन को, जब वो गैलापागोस आइलैंड पे फिंचेस को देखे, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल क्या है एडेप्टिव रेडिएशन का, फिंचेस, वैरायटी ऑफ बीक्स ऑफ फिंचेस दैट डार्विन फाउंड इन गैलापागोस आइलैंड, एनसीईआरटी का फिगर में दिया हुआ है, देख लेना। सेकंड है एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो मार्सुपियल्स पाए जाते थे उनका भी एक डायग्राम दिया हुआ है ये एनसीईआरटी में, तो वो भी एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है। तो वही अपन का जो एडेप्टिव रेडिएशन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम मैकेनिज़्म ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो वही मैकेनिज़्म ऑफ इवोल्यूशन ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नोट्स ही हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं। तो पहला है ह्यूगो डी व्राइस वर्कड ऑन द इवनिंग प्राइमरी। सबसे पहली चीज़, इवोल्यूशन होता कैसा है, म्यूटेशन से, तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो पहला टॉपिक क्या है, ह्यूगो डी व्राइस वर्कड ऑन द इवनिंग प्राइमरोज। एक प्लांट है ना, इवनिंग प्राइमरोज, दैट एंड टोल्ड दैट म्यूटेशन दैट लार्ज डिफरेंस अराइजिंग सडनली इन पॉपुलेशन विच लीड्स टू इवोल्यूशन। यानी कि ह्यूगो डी व्राइस ने इवनिंग प्राइमरोज में काम करने के बाद ये बताया, कंक्लूजन निकाला कि म्यूटेशन क्या है, एक लार्ज डिफरेंस है जो कि सडनली अराइज होता है पॉपुलेशन में, जो कि इवोल्यूशन ला देता है।
ठीक है। ह्यूगो डिवराइस के अकॉर्डिंग जो है म्यूटेशन के एक लार्ज और सडन डिफरेंस है पॉपुलेशन में आता है जो कि इवोल्यूशन लाता है। सेकंड क्या है, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिवराइस म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये नीट में आया है, आईएमपी भी है और नीट में कई बार आ चुका है। तो ह्यूगो डिवराइस के अकॉर्डिंग जो म्यूटेशन है वो क्या है, रैंडम है और डायरेक्शन लेस है। याद रखना डायरेक्शन लेस है। डार्विनियन वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल। जो डार्विन की वेरिएशंस है वो स्मॉल होती हैं और डायरेक्शनल होती है। ह्यूगो डिवराइस की रैंडम होती है और डायरेक्शन लेस होती है। यानी ह्यूगो डिवराइस ने जैसा म्यूटेशन बताया था वो रैंडम बताया था और डायरेक्शन लेस बताया था। डार्विन ने वेरिएशंस को बताया कि वो स्मॉल होता है और डायरेक्शनल होता है। ठीक है। चौथा पॉइंट, इवोल्यूशन फॉर डार्विन वॉज ग्रेजुअल। विल डी राइस बिलीव्ड इन म्यूटेशंस कॉज स्पेशिएशन एंड हैंस कॉल्ड इट सॉल्टेशन। यानी कि इवोल्यूशन डार्विन के लिए ग्रेजुअल था, यानी कि स्लो प्रोसेस था, लेकिन डी राइस ने बताया कि म्यूटेशन जो है स्पेशिएशन करता है, एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है, इसलिए उनने ह्यूगो डी राइस ने उसे सॉल्टेशन कहा। यानी कि म्यूटेशन को सॉल्टेशन नाम से भी जाना जाता है। सॉल्टेशन का मतलब सिंगल स्टेप में लार्ज म्यूटेशन आए, उसी को सॉल्टेशन कहते हैं। मैकेनिज्म इतना ही था। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। पहले इस प्रिंसिपल को पढ़ लेते थे, इससे क्वेश्चंस रिलेटेड भी कर लेंगे। तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है? दिस प्रिंसिपल सेज दैट एलील फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस। ठीक है। यानी कि एलील क्या होता है, पेयर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि बताया था टी ये सब जो है ना, तो ये सब क्या है, इनने क्या बोला है, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि किसी भी पॉपुलेशन में जो एलील की फ्रीक्वेंसीज हैं वो स्टेबल रहती हैं, कांस्टेंट रहती है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती रहती हैं। ठीक है। एंड द जीन पूल यानी टोटल जीन्स जितने भी उसको जीन पूल कहते हैं, एंड दे आर एलील्स इन अ पॉपुलेशन, वो सब क्या बोलते हैं, देखो जीन पूल क्या होता है, टोटल जीन्स एंड दे आर एलील्स इन अ पॉपुलेशन, ये रिमेन करता है क्या, कांस्टेंट रहता है हमेशा, और इसी को हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल कहता है। ठीक है। उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इक्विलिब्रियम को सपोर्ट करते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहली चीज़, सम ऑफ टोटल एलीलिक फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1। ठीक है। यानी कि बोला है कि सपोज करो पी स्क्वायर प्लस 2pq है ना, प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। वही चीज़ है, फॉर्मूले के हिसाब से समझाया गया है कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल कहता है कि एलील की फ्रीक्वेंसीज जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट रहती है, उसका जीन पूल जो है वो भी कांस्टेंट रहता है। तो उसी को हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं कि हर सिचुएशन में वो क्या कहता है, कुछ फैक्टर्स की वजह से टोटल एलीलिक फ्रीक्वेंसी का सम जो होता है इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। अब इस चीज़ को और डीप में समझने के लिए एक एग्जांपल देख ले हैं, है ना। इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी नेम्ड है, सपोज करो हमने किसी एलीलिक फ्रीक्वेंसी को पी और क्यू माना। ठीक है। पी और क्यू मान लिया। नाउ जेनेटिक इक्विलिब्रियम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक। पी स्क्वायर होमोजाइगस है, यानी कि ए ये डोमिनेंट मान लेते हैं। ठीक है। और क्यू स्क्वायर, क्यू को हम मान लेते हैं रेसेसिव, तो क्यू स्मॉल वाला। ठीक है। तो पी स्क्वायर यानी होमोजाइगस ए जो डोमिनेंट है, क्यू स्क्वायर होमोजाइगस ए स्मॉल रेसेसिव है। ठीक है। और 2pq ये हेट्रोजाइगस है, 2pq यानी कि ए और स्मॉल ए। समझ आया आपको? ठीक है। ए या स्मॉल ए बोल लो या फिर पी क्यू बोल लो। ठीक है। अब हम इसको ऐसे ना लिख के हम कैसे लिखेंगे इसको समझने के लिए, ए प्लस स्मॉल ए इज इक्वल टू 1। ठीक। यानी कि पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू का स्क्वायर। अब इससे क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन बनता है, बता रहा हूँ मैं। देखो नीट में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है। एक जीन है लोकस में, हैज़ 2 एलिल्स, 2 एलिल्स है, ए है और स्मॉल ए है। ठीक है। ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील यानी ए की फ्रीक्वेंसी क्या है, 0.4 है। क्या है, 0.4 है ए की फ्रीक्वेंसी। देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल। यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट ए, हेट्रोजाइगस ए एंड होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल यानी कि स्मॉल ए, इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी, ये हमें बताना है पॉपुलेशन में। ठीक है। तो हम जानते हैं पी स्क्वायर प्लस 2pq
प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, हमको पता है ए वाला जो एलील है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है 0.4। तो हमको पता है कि अगर ए जो है वो 0.4 दिया हुआ है तो स्मॉल ए हो जाएगा 0.6 ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला देखते हैं ना, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर ए। ठीक, इस ए स्मॉल ए यानी कि हेटेरोजाइगस और स्मॉल ए स्मॉल है। ठीक है, फॉर्मूला पुट करते हैं। इसका 0.4 है। ठीक है, इसका पता नहीं है लेकिन ए और ए का पता है मेरे को 0.4 और 0.6। ठीक, और क्यू ए स्मॉल ए का क्या है 0.6 है। समझ आया, 0.6 है। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं पी स्क्वायर यानी 0.4 का स्क्वायर प्लस 2pq यानी कि ये हो जाएगा किसका, ए इसका है। ठीक है, तो 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 प्लस यहाँ पे q का स्क्वायर यानी कि स्मॉल ए वाला, तो 0.6 का स्क्वायर। समझ आया जी। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, सो ये डोमिनेंट होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, देन कि रेसेसिव का क्या है होमोजाइगस है। ओके, इफ ए इज इक्वल टू 0.4 यानी 0.4 देन एम स्मॉल ए वाला रेसेसिव वाले का हो जाएगा 0.6। ओके, अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो ए प्लस स्मॉल ए इज इक्वल टू 1 यानी कि पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब रखोगे वैल्यू, इसका 0.4 रखोगे, स्क्वायर करोगे 2 इंटू 0.4 प्लस इंटू 0.6 प्लस 0.6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू क्या आएगी, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का यहाँ पे आ जाएगा 0.16 प्लस 0.48 जो कि ए का आएगा, ये कैपिटल ए का आया, और यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा 36 किसका आएगा, स्मॉल ए का। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, उंगली से कर रहा हूँ इसलिए समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़ा दिक्कत हो रहा है मेरे को। तो ए यानी डोमिनेंट का क्या आया 0.6। ठीक, हेटेरोजाइगस स्मॉल ए कैपिटल ए का आया 0.48 और स्मॉल ए रेसेसिव का 0.36। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करने के बाद देखोगे ऑप्शंस में तो बोला है कि होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल्स का एलील पॉपुलेशन में क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी क्या आएगा। तो ध्यान से देखो 0.16 ए का आया, 0.48 कैपिटल ए स्मॉल ए का आया, 0.36 स्मॉल ए का आया। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ो, 4 नंबर पर खुश रहो। ठीक है, ये था हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। अब बोल रहे हैं हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम, तो इसको ये कैसे जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। तो 5 फैक्टर जो कि सपोर्ट करते हैं हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को, दैट इज जेनेटिक इक्विलिब्रियम को, वो हम बताते हैं कि वो कौन कौन से हैं। नो जीन फ्लो नहीं होना चाहिए तब वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए और नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। ये 5 चीज़ें नहीं होती हैं तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। लेकिन एक नोट करना है कि रैंडम मेटिंग ऑलवेज फेवर सपोर्ट्स जेनेटिक इक्विलिब्रियम, यानी कि रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। रैंडम मेटिंग हो रही है तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी होगा, यानी कि अगर वहाँ पे रैंडम मेटिंग नहीं होती है, नो रैंडम मेटिंग, तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी नहीं होगा। तो रैंडम मेटिंग होगा, ये 5 चीज़ें नहीं होंगी तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, और रैंडम मेटिंग होगी तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, रैंडम मेटिंग होगा तो। ये नीट का क्वेश्चन है कि रैंडम मेटिंग ऑलवेज फेयर्स सपोर्ट्स जेनेटिक इक्विलिब्रियम। अब जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये सब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या है। तो जीन फ्लो, व्हेन माइग्रेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन ऑकर ना, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होता है इन द ओरिजिनल एज वेल एज न्यू पॉपुलेशन में। तो न्यू जीन्स या एलील्स आर एडेड टू न्यू पॉपुलेशन एंड लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन। इफ दिस जीन माइग्रेशन हैपन्स मल्टीपल टाइम्स इज कॉल्ड जीन फ्लो। देखो जीन फ्लो होता क्या है कि जब एक कोई पॉपुलेशन एक जगह से हट के दूसरी जगह न्यू हैबिटेट में जाती है तो उनमें कुछ चेंजेस आते हैं, उनके जीन में कुछ चेंजेस आते हैं। तो ओल्ड पॉपुलेशन के जीन्स धीरे धीरे मिट जाते हैं, न्यू पॉपुलेशन के जीन्स धीरे धीरे ऐड हो जाते हैं अपने जनरेशन्स में। उसको हम बोलते हैं जीन फ्लो। यही माइग्रेशन, इसको बोलते हैं जीन माइग्रेशन। जब कोई एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाता है ना कोई पॉपुलेशन, तो उसकी माइग्रेशन को ही हम जीन माइग्रेशन कहते हैं। और जब इस पॉपुलेशन में बार बार जीन माइग्रेशन होता है, इफ़ दिस जीन माइग्रेशन हैपन्स मल्टीपल टाइम्स देन इट इज़ कॉल्ड जीन फ्लो, है ना। जब जीन माइग्रेशन मल्टीपल टाइम्स होता है तो उसे हम जीन
फ्लो कहते हैं। समझ आया जीन फ्लो क्या होता है। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट देखो, जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफ जीन माइग्रेशन, ये जो जीन माइग्रेशन हो रही थी वो एनी चांस है ना, इफ जीन माइग्रेशन और एनी चेंजेस, कोई भी चेंजेस ऑकर आया बाय चांस, यानी कि किसी को पता नहीं था, अचानक से आ गया, सडन आ गया, बाय चांस आया, देन इट्स कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट एज इट इज़। ये स्टेटमेंट नीट में आया था, ठीक, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नीट का स्टेटमेंट है, एज इट इज़ पटक के दिया था भाई इसको। बोला क्या था, ये देखो जीन माइग्रेशन यानी एक पॉपुलेशन, मान लो दिल्ली से शिमला गया, तो शिमला गया तो उसको स्वेटर वगैरह पहनना पड़ेगा। अब उसके बच्चे होंगे वो भी स्वेटर पहनेंगे क्योंकि वहाँ ठंड है, ठीक है। तो ओल्ड में क्या था, है ना, पहले वाले कैरेक्टर क्या थे कि वो लोग कपड़े ही नहीं पहनते थे दिल्ली पे क्योंकि गर्मी पड़ती थी, ठीक है, छोटे कपड़े पहनते थे। लेकिन शिमला में जाने के बाद भयंकर और लपेटे जा रहे हैं, स्वेटर पे स्वेटर, स्वेटर पे स्वेटर, तो ये नया कैरेक्टर है, ठीक है। तो ओल्ड कैरेक्टर इसका मिट गया, है ना, न्यू कैरेक्टर ऐड हो गया, जीन ऐड हो गए, तो इनके बच्चे में भी ऐड होगा वही चीज़, स्वेटर वो भी पहनेंगे, ठीक। तो नए जीन्स ऐड होते जा रहे हैं, पुराने जीन्स भूले जा रहे हैं, मिट जा रहे हैं, तो इसे बोलेंगे जीन माइग्रेशन। अगर ये बहुत बार हो गया, है ना, बहुत सारों में होगा तो उसे जीन फ्लो कहेंगे, ठीक। अगर यही जीन माइग्रेशन, है ना, देखो दिल्ली से शिमला जाने का प्लान है, प्लान किया तो जीन माइग्रेशन है भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही जीन माइग्रेशन विदाउट प्लानिंग, सपोज करो दिल्ली में भूकंप आ गई भयंकर वाली, क्या आ गई, भूकंप आ गई, भूकंप नहीं बोल सकते भाई, दिल्ली पे मान लो इनके घर में अचानक से पता चल गया इनको कोई मारने वाला है, मर्डर करने वाला है इनका, ठीक है, तो ये भाग जाएंगे अचानक से कहाँ पे, शिमला में, ठीक है, शिमला में चलेगा कोई आदमी, ठीक है। तो बाई चांस आ गया ना, बाय चांस यानी कि उसको कोई प्लान नहीं था, अचानक से आ गया जीन का माइग्रेशन, यानी कि वहाँ जाने का अचानक से प्लान बन गया, तो उसी को हम बोलेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। कोई भी चीज़ जो बिना प्लान के होती है उसे हम ड्रिफ्ट बोलेंगे, ठीक है, तो इसे बोलेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये स्टेटमेंट एज इट इज़ आया था नीट में, तो याद रख लो, ठीक। समटाइम्स द चेंज इन द एलील फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट, है ना, इन न्यू सैम्पल ऑफ पॉपुलेशन दैट दे बिकम द डिफरेंट स्पेसिस, वो पूरी तरीके से डिफरेंट स्पेस में तब्दील हो जाते हैं, एंड बिकम्स द फाउंडर ऑफ द न्यू पॉपुलेशन, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। देखो क्या होता है, कुछ कभी कभी ना जो चेंज होता है ना एलियन फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है, यानी पहले इंडिविजुअल बहुत सीधा साधा था, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है, तो ये चेंजेस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट, है ना। इस वजह से ये न्यू पॉपुलेशन के तौर पे वहाँ पे दिखाई देते हैं और ये बन जाते हैं उस जगह के फाउंडर, ठीक है। इसी को हम फाउंडर इफेक्ट कहते हैं, यानी कि एक नया पॉपुलेशन अपना क्रिएट करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसे फाउंडर इफेक्ट। अब आगे हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्या, नेचुरल सिलेक्शन ऑन डिफरेंट ट्रेड्स, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मिलते हैं अनदर वीडियो में, कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। चलो जी, जय हिंद, जय भारत।